हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। तो आधुनिक इतिहास हम यहाँ पे इस सीरीज़ में देख रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे के और लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद यहाँ आएँ। और जो लोग पहले से देख चुके हैं, आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते हैं, इस लेक्चर को आप देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फैक्ट को हमेशा की तरह और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नहीं तो आपको जब वीडियो अच्छी लगे, वीडियो के एंड में भी आपको लगे कि आपने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ आपको यहाँ से मिली है, तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यू स्टेट्स के बारे में, नए राज्य। तो ये क्या चल रहा है, हम आज के लेक्चर में आपका पिछला बैकग्राउंड हम आपको एक बार 2 मिनट में समझा देते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ये हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा अध्याय चल रहा था। और इसमें हम पढ़ रहे थे जो स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जो रीजनल स्टेट्स जो हैं वो राइज होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हमने आपको जो मुगल के पतन के समय, यानी जो पीरियड था मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन का, उस पीरियड में जिस तरीके से जो आपके नए स्टेट्स निकल के आते हैं, जो धीरे धीरे अपने आप को एक अलग राज्य के रूप में पहचान बनाते हैं, तो उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। द फर्स्ट कैटेगरी वाज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सक्सेसर स्टेट आते हैं। उसके बाद हमने देखा था दूसरा न्यू स्टेट, और तीसरा हमने देखा था कैटेगरी, वो था इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये 3 कैटेगरीज में उन नए राज्यों को, जो क्षेत्रीय राज्य उदय हो रहे हैं, उनको डिवाइड किया गया था। अब जो सक्सेसर स्टेट हैं, जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, उनको हम देख चुके हैं। कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, जरा एक बार रिवाइज करिए हमारे साथ। तो 4 थे। एक था कर्नाटक, उसके बाद में आपका था बंगाल, उसके बाद में आपका था अवध, और उसके बाद आपका था हैदराबाद। इन चारों के बारे में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम उनको देख चुके हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सक्सेसर स्टेट जो आपकी कैटेगरी कंप्लीट हो गई है, तो अगली कैटेगरी आपकी है न्यू स्टेट। और न्यू स्टेट के बाद में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट। तो न्यू स्टेट में आपके आते हैं मराठा, सिख और जाट। तो इन तीनों को हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम आज देखेंगे इस लेक्चर में जो है मराठा। तो किस प्रकार से मराठा एक राज्य के रूप में उदय होता है, उसको हम समझेंगे। तो कहानी शुरुआत होती है औरंगजेब के समय से। औरंगजेब ने मराठा थे साहू जी, जिनको गिरफ्तार करके बंदी बना लिया था। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, और 1717 यानी कि 1717 में आपके जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह, तो बहादुर शाह ने क्या किया कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ने साहू जी महाराज को रिलीज़ कर दिया। साहू जी महाराज कौन थे? तो साहू जी महाराज जो हैं आपके, वो संभाजी महाराज के बेटे थे। साहू जी महाराज वॉज द सन ऑफ संभाजी महाराज, एंड he was released in 1717 by Bahadur Shah, and he was captured as a prisoner by Aurangzeb in his time period. So in 1717, Sahuji released by Bahadur Shah, who was the Mughal emperor of that time, and Sahuji was the son of Sambhaji Maharaj. After it, we will move further. तो सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले स्टोरी समझते हैं। तो जिस समय उनको रिलीज़ किया जाता है साहू जी को, उसके बाद में आपका जो मराठा है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। मराठा हैज़ डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। देयर आर 2 कैंप्स इन मराठा ग्रुप्स। द फर्स्ट कैंप इज़ नोन एज कोल्हापुर ग्रुप, या you can say कोल्हापुर कैंप, एंड द सेकेंड कैंप वाज नोन एज सतारा। 2 समूहों में 2 राइवल, यानी कि आपसी दुश्मनी उनमें हो जाती है, विभाजन होता है मराठा का, और 2 वहाँ पे कैंप्स यानी कि 2 समूह निकल के आते हैं। एक है कोल्हापुर और एक है आपका सतारा। तो कोल्हापुर में कोल्हापुर का जो ग्रुप है उसको लीड कर रही हैं ताराबाई। कौन लीड कर रहा है? ताराबाई आपका कोल्हापुर के ग्रुप को लीड कर रही हैं, और सतारा को लीड कर रहे हैं आपके साहू जी।
सतारा को लीड कर रहे हैं साहू जी, और यहाँ पे होती है सिविल वॉर। और इस सिविल वॉर में, ये सिविल वॉर एवेंजर्स वाली नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। तो सिविल वॉर होती है मराठाओं के बीच में, ठीक है, आपस में इन दो ग्रुप्स में सिविल वॉर होती है, और इसमें विजेता बनते हैं आपके साहू जी महाराज। कौन विजेता बनता है? साहू जी महाराज आपके विजेता बनते हैं, ठीक है। साहू जी इमर्ज्ड एज अ विक्टोरियस आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर। साहू जी महाराज emerged as a victorious after a prolonged civil war between Kolhapur of Tarabai and Satara of Sahu. That's all for this civil war. अब इसी सिविल वॉर में एक नया व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं, जो हेल्प करते हैं साहू जी महाराज को वहाँ पे विन करने के, सिविल वॉर को जीतने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहे, वो थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। So in this prolonged civil war, Sahu ji Maharaj won the war in the leadership of बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में वो विजय प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में मराठाओं की शक्ति इनके समय में, बालाजी विश्वनाथ के समय में बढ़ती जाती है, और वह शक्ति जब बढ़ती जाती है तो वो कई सारे जो आपके और स्टेट्स थे उनको हराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हराया था मैसूर को, अवध को, बंगाल को, अर्काट को, हैदराबाद को, ठीक है। अगर हम बात करें तो उन्होंने किसको किसको हराया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं उन्होंने हराया है बंगाल, इसके बाद अवध। देखिए अवध अवध सेम चीज़ है, पहले उसको उस समय अवध बोलते थे और धीरे धीरे वो अवध के रूप में जाने लगा, पहले उसको अवध हम ही लिखा करते थे। और उन्होंने हराया मैसूर को, हैदराबाद को, ये हम मराठा की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बालाजी विश्वनाथ की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम मराठाओं की बात करेंगे। मराठाओं ने आगे चल के कितने लोगों को कैसे कैसे हराते हैं। तो बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, अर्काट हो गया, और आपका एक पॉलीगर है जो साउथ का है, पॉलीगर आपका साउथ का एक स्टेट है, उसको भी ये लोग हराते हैं। तो मराठा इन सभी को हराते हैं, और इसके बाद में ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं वो मराठा को चौथ टैक्स देने का एग्रीमेंट करते हैं। और चौथ टैक्स क्या होता है? जहाँ भी जिनको भी मराठा हराते थे उनसे वहाँ से सालाना कुछ ना कुछ रुपए, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, या कई सारी चीज़ें उनसे लिया करते थे। तो इस तरीके से अवध मराठा आपके इन सभी को हरा देते हैं। अब जब हम इसके बाद देखते हैं तो चौथ की अगर हम बात करें तो इनके अलावा बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, अर्काट, पॉलीगर, इसके अलावा वो राजपूताना, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, पंजाब, इन सभी से चौथ जो है वो लिया करते थे। तो ये हो गई बात आपके मराठा के राइज की। अब हम बात करते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ की, ठीक है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो आपके हैं, उन्होंने सिविल वॉर में मराठा को सपोर्ट किया, साहू जी को सपोर्ट किया, और साहू जी का जो साम्राज्य है वो एक मराठा एम्परर के रूप में बनता है। और साहू जी महाराज क्या करते हैं, इनको साहू जी महाराज पेशवा बालाजी विश्वनाथ को एज ए पीएम यानी कि हम बोलते हैं उसको पेशवा, और यहाँ पे समझाने के लिए हमने इस टर्म को बोला है पीएम। पेशवा उस समय एक प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था जिसको हम बोलते थे पेशवा। तो पेशवा नियुक्त करते हैं इनको साहू जी महाराज, ठीक है। कुछ यहाँ से फैक्ट्स निकल के आते जाएंगे, आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें हमारी सुननी है, ठीक है। तो साहू जी महाराज अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा ऑफ मराठा, ठीक है। जस्ट बिकॉज बालाजी विश्वनाथ सपोर्टेड साहू इन मराठा सिविल वॉर,
So in return, Sahuji appointed Balaji Vishwanath as Peshwa or Prime Minister. There are some key points for Peshwa Balaji Vishwanath. The first one is that he made the Peshwa as a functional head of Maratha Empire. He made the Peshwa as functional head of Maratha Empire. तो जो फंक्शनल हेड जो है वो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को बना दिया, यानी कि जो रूलर है यानी कि साहू जी महाराज जो कि मराठा के किंग हैं उस समय, वो फंक्शनल हेड नहीं हैं, उनको आप नॉमिनल कह सकते हैं। मतलब कि जो मुख्य शक्तियां हैं वो पेशवा के पास थीं, पेशवा के पद को उन्होंने प्रमुख बना दिया था। बालाजी विश्वनाथ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उस पद को प्रमुख बनाया मराठा साम्राज्य का। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इन 1719 ही हेल्प्ड द सैयद ब्रदर्स इन रिमूविंग द फर्रुखसियर एंड इन रिटर्न रिकॉर्ड द मुगल सनद ऑफ 1719। मुगल सनद ऑफ 1719 he got from the Sayyid brothers in return of to help Sayyid brothers in removing Farrukhsiyar. And the Mughal Sanad of 1719 known as Magna Carta of Mughal Empire. Mughal Sanad of 1719 is known as Mughal Sanad of 1719 is known as Magna Carta of Mughal Empire, and he laid down the foundation of Maratha Confederacy. He laid down the foundation of Maratha Confederacy, and he is also known as the second founder of Maratha state. He also known as the second founder of Maratha state. So you can see there are so many questions in these key points that who appointed Balaji Vishwanath as Peshwa, then the answer will be Sahuji Maharaj. If the answer is who create the post of Peshwa as a functional head of Mughal Maratha Empire, then your answer will be Peshwa Balaji Vishwanath. And who got the Mughal Sanad of 1719? Peshwa Balaji Vishwanath. Who got the Magna Carta of Maratha Empire? Peshwa Balaji Vishwanath. So there are so many questions can be rise from here. And the most important that who is the second founder of Maratha Empire, then it is पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो अगर हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हम बात करते हैं तो इनको साहू जी महाराज ने पेशवा बनाया। यहाँ तक आपने देखा हिंदी माध्यम में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने अपनी शक्तियों से, अपनी प्रबलता से जो पेशवा का पद था उसको फंक्शनल हेड बनाया। उसको क्या बनाया? फंक्शनल हेड बनाया मराठा साम्राज्य का। और इन्होंने 1717 में फर्रुखसियर जो था, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, फर्रुखसियर को बादशाह के पद से हटाने के लिए सैयद ब्रदर्स की मदद की। सैयद ब्रदर्स ने इनकी मदद से फर्रुखसियर को पद से हटाया और बदले में इनको मुगल सनद 1719 की प्राप्त होती है। 1719 की मुगल सनद इनको प्राप्त होती है और मुगल सनद को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर। मुगल सनद को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर। और इस मुगल सनद में क्या इनको फ़ायदा होता है? मुगल सनद क्या है ये, मतलब इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर क्यों कहते हैं? क्योंकि मराठा जो हैं उनको चौथ और सरदेश मुखी लेने का अधिकार मिल जाता है दक्कन और कर्नाटक क्षेत्र से। जो आपका दक्कन और कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ से चौथ और सरदेश मुखी लेने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो मराठा को मुगलों के द्वारा इस सनद से दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल एम्पायर। और अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी, जो मराठा संघ है, उसको बनाया। मराठा संघ अभी आप आगे पढ़ेंगे जिसमें आपके सिंधिया आते हैं, होलकर आते हैं, भोसले आते हैं। ऐसा एक समूह है जिसको हम अभी आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आप अगर कंटिन्यू रहते हैं तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो मराठा संघ का निर्माण किसने किया था, ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और इनको कहा जाता है
मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक, मराठा साम्राज्य का या मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ वॉज द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट। तो ये आपकी चीज़ें हो गई बालाजी विश्वनाथ से संबंधित। अब अगर हम यहाँ पे पेशवा की ही बात कर रहे हैं, पेशवाई की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ पेशवा, इनका हम कालानुक्रम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके आते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो बनते हैं 1713 से 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ आपके रहते हैं 1713 से 1720 तक पेशवा के रूप में। सो द टेन्योर ऑफ बालाजी विश्वनाथ एज अ पेशवा इज फ्रॉम 1713 to 1720. The second Peshwa will be Bajirao first, who ruled from 1720 to 40. 1720 to 40 was the tenure of Bajirao first. बालाजी विश्वनाथ के बाद में अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम, जिनका काल रहता है 1720 से 1740। इसको नोट डाउन सारा टाइम के साथ में नोट करिएगा, क्योंकि अगर टाइम के साथ आप नोट नहीं करेंगे तो शायद आपको इनका कालानुक्रम याद करने में समस्या होगी। तो 1713 से 1720 आपके बालाजी विश्वनाथ हो जाते हैं। 1720 से 1740 आपके हो जाते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम। इसके बाद अगले आपके पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये बाजीराव है और ये बालाजी बाजीराव है, दोनों अलग अलग हैं। ये है पेशवा बाजीराव प्रथम और ये है पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, और इनका काल है 1740 से 1761। 1740 से 1761। द नेक्स्ट पेशवा of Maratha state was Balaji Bajirao, who ruled from 1740 to 1761. 1740 to 1761 was the tenure of Balaji Bajirao. After Balaji Bajirao, the next Peshwa will be Peshwa Madhav Rao. The next Peshwa will be Peshwa Madhav Rao, who ruled from 1761 to 1772. 1761 to 1772. माधव राव, पेशवा माधव राव जो है वो आपके अगले पेशवा हैं, जिनका कार्यकाल होगा 1761 से 1772। इसके बाद आपके अगले पेशवा हैं पेशवा नारायण राव, और पेशवा नारायण राव का आपका कार्यकाल है 1772 से 1773। इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, पेशवा नारायण राव। तो पेशवा माधव राव का कार्यकाल है 1761 से 1772 और पेशवा नारायण राव का कार्यकाल है 1772 से 1773। ठीक है, द नेक्स्ट पेशवा आफ्टर बालाजी बाजीराव, द नेक्स्ट पेशवा इज पेशवा माधव राव, हु रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1772, एंड द आफ्टर माधव राव द नेक्स्ट पेशवा इज पेशवा नारायण राव, हु रूल्ड फ्रॉम 1772 टू 1773, एंड आफ्टर नारायण राव नेक्स्ट पेशवा इज रघुनाथ राव, who ruled from 1773 to 1774. The next Peshwa after Narayan Rao is Peshwa Raghunath Rao, who ruled from 1773 to 1774. तो नारायण राव जो आपके पेशवा है 1772 से 1773 इनका कार्यकाल है। इनके बाद अगले पेशवा है रघुनाथ राव, जिनका कार्यकाल है 1773 से 1774। इसके बाद आपके अगले पेशवा हैं सवाई माधव राव। अगले पेशवा आपके कौन से हैं? सवाई माधव राव, जिनका कार्यकाल है 1774 से 1795। इनका है 1774 से 1795। ठीक है, so after Peshwa Raghunath Rao, the next Peshwa will be Savai Madhav Rao. The next Peshwa will be Savai Madhav Rao, who ruled from 1774 to 1795, and after Peshwa Madhav Rao, the next Peshwa is Peshwa Bajirao II, who ruled from 1795 to 1818. He was the last Peshwa of Mughal Empire. Bajirao II, Peshwa Bajirao II. Here he was the Bajirao first in 1720, and in 1795 to 1888 he was the Peshwa Bajirao II, who ruled from 1795 to 1818. And in Third Anglo-Maratha War, the seat of Peshwa was extinguished. तो हम देख रहे थे यहाँ पे पेशवा के बारे में, तो हमने देखा कि रघुनाथ राव के बाद में आपके अगले पेशवा हैं सवाई माधव राव, जिनका कार्यकाल है 1794 से 1795, और सवाई माधव राव के बाद में अगले आपके पेशवा बनते हैं बाजीराव II, बाजीराव द्वितीय, जिनका कार्यकाल है 1795 से 1818।
और इनके बाद में यहाँ पे होती है द्वितीय और तृतीय एंग्लो मराठा वार। तृतीय एंग्लो मराठा वार आपके 1818 के समय में होती है आखिरी वाली, और वहाँ पे आपका जो पेशवा का पद है, जो पेशवा की कुर्सी है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका अंतिम पेशवा की अगर हम बात करें तो वो हैं बाजीराव द्वितीय। अगर हम प्रथम पेशवा की बात करें तो वो हैं बालाजी विश्वनाथ। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगर आपको वैसे तो आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन करें, जिससे हम कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और आप आगे के नोट्स भी कंटिन्यू बनाते रहिए। और अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको समझा रहे हैं। तो ठीक है, आप नोट करिए फटाफट। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे अगले पेशवा हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव फर्स्ट जो हैं वो हमारे अगले पेशवा हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में जब हम देखते हैं, सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द नेक्स्ट पेशवा हु इज़ बाजीराव फर्स्ट इज़ that he formulated a new policy of imperialism which aimed at expansion of Maratha Empire towards north। तो उत्तर भारत की तरफ जो हमारा उत्तरी हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, वहाँ पे जैसे कि अगर आप देखें उत्तर भारत की आप बात करें तो आपका जो पंजाब, सिंध और गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सारे आपके जो है उत्तरी हिस्से में आते हैं। तो इस दिशा में मुगलों के समय में ये चाहते थे कि जो इनका साम्राज्य हो वो उस तरफ बढ़ जाए, उत्तर की तरफ जो है वो मराठा साम्राज्य बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लाई थी विच एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बाजीराव फर्स्ट के कार्यकाल में है हिंदू पातशाही। तो हिंदू पातशाही की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक उपदेश दिया था हिंदू पातशाही का। ठीक है, इन्होंने हिंदू पातशाही का उपदेश दिया था। ही प्रीच्ड द आइडियल ऑफ हिंदू पातशाही। क्या है हिंदू पातशाही? तो हिंदू पातशाही था कि मुगलों के विरुद्ध हिंदू जितने भी राजा हैं उनको मिलके मतलब मुगलों के खिलाफ लड़ना है, इससे संबंधित था। ठीक है, तो इसमें हिंदू राजाओं को एकजुट होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई करना या मुगलों की तरफ ध्यान केंद्रित करना, ऐसा इसमें उपदेश दिया गया। इसको हम बोलते हैं पातशाही, हिंदू पद पातशाही। इसके बाद हम अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज फाइटिंग पेशवा। तो इनको लड़ाकू पेशवा के रूप में जाना जाता है। तो आपको देखो दो पॉइंट इनके बारे में मिले, एक आपका हो गया हिंदू पातशाही, दूसरा आपको इनके में पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं फाइटिंग पेशवा। तो लड़ाकू पेशवा किसको कहा गया है? बाजीराव प्रथम को कहा गया है। एंड ही ट्रांसफॉर्म द मराठा स्टेट इनटू ऑल इंडिया एम्पायर। ठीक है, तो मतलब ऑल इंडिया एम्पायर यानी पूरे भारत पे अपने साम्राज्य को लेके इन्होंने अपना कथन दिया था कि जो पूरा भारत है वो हमारा साम्राज्य है। तो ये सबसे पहले किसने कहा है? तो ये आपके बाजीराव फर्स्ट ने कहा है। इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि इन्होंने पोर्चुगीज़ से इन्होंने क्या किया था, जो आपके पोर्चुगीज़ हैं यानी कि जो आपके पुर्तगाली हैं उनसे सालसेट और बसीन कब्जा कर लिया था या ले लिया था उनसे। ठीक है, तो सालसेट और बसीन जो है इन्होंने पुर्तगालियों से ले लिया था। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। जो गुरिल्ला नीति थी, आप लोगों ने हो सकता है इसके बारे में जानते हो, बहुत से लोग ना जानते हो। तो मराठा लोगों की जब छत्रपति शिवाजी ने जब जब उनका कार्यकाल था तो वो एक नीति फॉलो करते जिसको बोलते थे गुरिल्ला नीति। मराठा लोगों की ये बहुत फेमस है, जिसमें जैसे कहीं से अगर सेना जा रही है किसी जंगल से, तो जंगल में ये लोग चुपचाप पेड़ों पे जाके चुपके से बैठ जाते थे। पहाड़ों के अगर बीच से जा रही तो वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाते थे। और जब इनकी विरोधी सेना निकलती थी या जिसके ऊपर इनको आक्रमण करना जब वो लोग निकलते थे, तो ये अचानक से गुरिल्ला, जैसे हम कहते हैं गुरिल्ला की तरह से अचानक झपट पड़ते थे। और उस अचानक वार से, जो अचानक से वार किया जाता था, उसकी वजह से सामने वाली जो सेना होती थी, सामने वाले जो लोग होते थे, उससे निकल नहीं पाते थे, जीत नहीं पाते थे इनसे।
तो ये थी गुरिल्ला नीति मराठा लोगों की, और ये इसके लिए सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी। और उसके बाद अगर किसी को गुरिल्ला युद्ध में सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है तो वो माना गया है आपके बाजीराव फर्स्ट को। तो इनके लिए सबसे इनके साथ अगला पॉइंट क्या है, जब हम अगला पॉइंट देखते हैं तो वो है गुरिल्ला वॉर। ठीक है, हम बात करेंगे गुरिल्ला वॉर की। तो उसके ये शिवाजी के बाद सबसे बेस्ट ये माने जाते थे। और इन्होंने, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने नॉर्थ की तरफ जाने की बात की थी, इन्होंने कहा की बात की थी कि जो मराठा एम्पायर है उसको नॉर्थ की तरफ, उत्तर भारत की तरफ हमें बढ़ाना है। तो जब हम नॉर्थ की तरफ की हम बात करते हैं तो इन्होंने 1737 में इन्होंने क्या किया, 1737 में 1737 में इन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लिया। अगर आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड प्रेजेंट टाइम में आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी यानी कि उत्तर पश्चिमी यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, उस हिस्से को हम बुंदेलखंड बोलते हैं। उस समय के जो प्रेजेंट टाइम में हम उसको उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, जो उस समय बुंदेलखंड था, जिसके कुछ हिस्से पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आप देखेंगे कि मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड ये आपके नॉर्थ की तरफ के क्षेत्र हैं, और जहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, जहाँ पे युद्ध करके इन्होंने अपनी चीज़ें वहाँ पे काबिज हो गए थे। और इनफैक्ट इसके बाद में यहाँ पे जब ये बुंदेलखंड पहुँचे हैं, इसके बाद में उस समय जो मुग़ल की सेना थी वहाँ की दिल्ली में, उसको भी इन्होंने हराया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा इनका एम्पायर जो है वो ग्रो होता है इनके टाइम में। So our next Peshwa after Balaji Vishwanath is Bajirao first, who preached the ideal of Hindu Padshahi, in which they want to gather all the Hindu emperors against Mughal. After that, he was known as Fighting Peshwa. It's a very important fact about Bajirao first. And the next important point is that he succeeded Salsette and Basin from the Portuguese. He succeeded in Salsette and Basin from the Portuguese. After that, he was the second greatest opponent of guerrilla tactics. He was the second greatest exponent of guerrilla tactics after Shivaji. Shivaji invented the guerrilla tactics. Okay. After that, his great desire was to expand the Maratha Empire into north. In north, you will see that in 1737 he captured Malwa, Gujarat and some part of Bundelkhand. Malwa, Gujarat and some part of Bundelkhand in 1737. And Bundelkhand you can relate with the present northwest Uttar Pradesh. Northwest Uttar Pradesh was known as Bundelkhand at that time, and he captured some part of Bundelkhand also. And in 1737, after capturing Bundelkhand, he went towards Mughals, and most surprisingly, he defeated the Mughal military at that time. So that's all from the Bajirao first. Our next Peshwa is Balaji Bajirao. Now we will see about Balaji Bajirao. He ruled from 1740 to 1761. He was also known as Nana Sahib. He was also known as Nana Sahib. हम बात कर रहे हैं बालाजी बाजीराव की, इनको हम नाना साहिब के रूप में जानते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव को हम किस रूप में जानते हैं, नाना साहिब के रूप में जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बालाजी बाजीराव के बारे में आता है कि उन्होंने एक संगोला एग्रीमेंट किया था। कौन सा एग्रीमेंट किया था? संगोला एग्रीमेंट, संगोला समझौता ऑफ
1750 1750 का संगोला समझौता जो है वो बालाजी बाजीराव ने किया था। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि ट्रांसफर द सुप्रीम पावर फ्रॉम छत्रपति टू पेशवा। जो मराठा में किंग होते थे उनको हम बोलते थे छत्रपति। और यहाँ पे कहा गया इस एग्रीमेंट में, जो ये संगोला समझौता होता है, यहाँ कहा गया कि जो मराठा की सुप्रीम पावर है, जो अभी तक छत्रपति यानी कि जो अभी तक उनके राजा में हुआ करती थी, वो अब किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके पेशवा में। ये कहा गया संगोला समझौता में। ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये आप याद रखिए, रूलर थे राजा राम। राजा राम ये सक्सेसर थे साहू जी महाराज के। साहू जी के सक्सेसर यानी कि साहू जी के उत्तराधिकारी थे राजा राम। इनके साथ में 1750 में संगोला समझौता करते हैं बालाजी बाजीराव। और जो इस संगोला समझौता के अंतर्गत कहा जाता है कि जो सुप्रीम पावर मराठा में छत्रपति यानी कि जो किंग को मिलती है, वो अब सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी पेशवा के पास। ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे देखते हैं तो इन हिज रियन यानी कि उनके कार्यकाल में मराठा पावर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ, यानी कि जो उनका क्षेत्रीय उत्कर्ष जो होता है, मतलब क्षेत्रीय जो सबसे ज़्यादा फैला है, सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ है, वो इनके समय में ही था। और कहते हैं इसके लिए टेरिटोरियल जेनिथ के बारे में, कटक टू टेरिटोरियल जेनिथ के लिए कहा गया कटक टू एटॉक। कटक टू एटॉक। ठीक है। तो कटक से एटक तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। और इसके बाद होती है बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। उससे पहले एक और पॉइंट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनके टाइम पीरियड में जो अवध के नवाब थे सफदरजंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन के आता है कि सफदरजंग किस मराठा पेशवा का समकालीन था। ठीक है। सफदरजंग जो कि अवध का नवाब था, वो किस मराठा पेशवा के समकालीन था? क्वेश्चन अगर बन गया तो बहुत कम ही लोग इसका आंसर कर पाएंगे। जिन्होंने वो डीप से समझा होगा वही इस बात को आंसर कर पाएंगे। कुछ ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में, और जो अक्सर हम लोगों के लिए आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सिनेरियो को साथ में लेके नहीं चलते। आपको पता है, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा, तो अभी हम चीज़ें अलग अलग पढ़ रहे हैं। मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम सिख के बारे में पढ़ेंगे, जाट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब हम किसी इंसिडेंट की बात करेंगे ना, तो आपको उस समय ये सोचना है, मैं आपको बताऊंगा, और आपको खुद भी ये ध्यान रखना है कि जैसे हम अगर 1761 की बात कर रहे हैं कि 1761 में ये चीज़ क्या बोलते हैं पानीपत में हो रही है, तो 1761 के अराउंड साउथ इंडिया में कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है जो आपको याद रखना हो, जो इम्पोर्टेंट हो। नॉर्थ इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है, ईस्ट इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के आपको चीज़ों को रिलेट करना होगा, टाइम के साथ उसको देखना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं यहाँ से यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि सफदरजंग, who was the Nawab of Awadh, was contemporary of Balaji Bajirao, and he requested for help against रोहिल्ला। रोहिल्ला जो थे उनके अगेंस्ट में सफदरजंग मदद मांगता है मराठा से, और मराठा उसकी मदद करते हैं, और उसके बाद में मराठा रोहिलखंड पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके सब मेन पॉइंट्स हो गए बालाजी बाजीराव से रिलेटेड। और इसके बाद होता है बैटल ऑफ पानीपत। इसको भी हम आगे अच्छे से समझते हैं इसी लाइन के बाद में। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। सो द बालाजी बाजीराव, हु वॉज द नेक्स्ट पेशवा आफ्टर बाजीराव फर्स्ट, वॉज नोन एज नाना साहेब, एंड ही signed a Sangola agreement. I am really very sorry. Who signed? Balaji Bajirao. So Balaji Bajirao signed a Sangola agreement of 1750 with the Raja Ram, Maratha king, या you can say
मराठा छत्रपति राजा राम, who was the successor of Shahu Ji. So they signed the Sangola agreement with Raja Ram. In this agreement, the key point is that to transfer the supreme power from Chhatrapati to Peshwa. It is the key point for Sangola agreement. After it, we will see that Maratha power reached its territorial zenith from Cuttack to Attock. And the next important point is that Nawab of Awadh, Safdar Jung, requested Maratha to fight against Rohilkhand, Rohila, help against Rohila, and the Maratha Peshwa Balaji Bajirao agreed to help him and Maratha conquer the Rohilkhand, capture the Rohilkhand. So the important fact you can see here that Nawab of Awadh, Safdar Jung, was contemporary of which Maratha Peshwa? So the answer will be that he was the contemporary of Balaji Bajirao. It is a very important question for the examination. If you go in the deep, then you can understand this point. Okay, so we will move further. The battle, third battle of Panipat, which was fought in the reign of Balaji Bajirao. We will see it. So the third battle of Panipat. So first of all, we will discuss the reasons of battle of Panipat. First of all, we will discuss the reasons of battle of Panipat. तो जो पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ये हम इसके कारणों के बारे में देखते हैं. तो इसकी अगर हम रीज़न की अगर हम बात करें, अगर हम बैटल ऑफ पानीपत के रीज़न यानी कि कारण की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1752 में मुगल्स के साथ में 1752 में मुगल के साथ में एक ये एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है, जो मराठा हैं उन्होंने 1752 में मुगलों के साथ में एक समझौता किया था, जिसमें कहा गया कि पेशवा जो है वो मुगल एम्पायर की जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट है, मतलब कि आंतरिक और जो बाह्य खतरे हैं, उसमें उनकी रक्षा करने में मदद करेंगे या उनकी रक्षा करेंगे. ऐसा एग्रीमेंट 1752 में मुगलों के साथ में किया था. So in the first reason of Battle of Panipat, third Battle of Panipat, you will see that in 1752, Marathas were signed a treaty with Mughals. In this agreement, Peshwa assured the Mughal emperor that he would protect the Mughal empire from internal and external threat. The Mughal in return, Mughal allowed the Marathas to collect chauth from northwest province and total revenue for Agra and Ajmer. इसमें देखिए क्या हुआ कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट है, आंतरिक और बाह्य खतरे, उनसे रक्षा करेंगे पेशवा, ऐसा उन्होंने उस समझौते में वादा किया. और उसके बदले में मराठा को क्या मिला? तो मराठा को मिला जो आपकी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ये उनको मिलता है. वहाँ पे चौथ जो है, सॉरी हाँ, चौथ वहाँ पे लेने का इनको एग्रीमेंट मिलता है. और उसके अलावा आगरा और अजमेर, प्लस आगरा एंड अजमेर, आगरा एंड अजमेर, तो इन दोनों जगह से आगरा और अजमेर का जो रेवेन्यू है टोटल, वो मिल जाता है मराठा को. ये होता है 1752 की संधि में. फिर अब बात आगे बढ़ती है जब, तो 1752 के बाद 1758 में, 1758 में आपके मराठा लीडर थे उस समय रघुनाथ राव. मराठा लीडर थे रघुनाथ राव. अगर आप ध्यान देंगे आगे तो यही रघुनाथ राव आगे चल के आपके पेशवा बनेंगे. ठीक है, तो 1758 में रघुनाथ राव ये पंजाब क्रॉस करते हैं, मतलब कि पंजाब जाते हैं, पंजाब पार करते हैं. और वहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली था, उसका बेटा तैमूर, अब इसको तिमूर बोलते हैं कि तैमूर बोलते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग. वैसे
तिमूर, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का बेटा तिमूर पंजाब में था, ठीक है। उसको वहाँ से एक्सपेल कर देते हैं। ये कहाँ पे था? लाहौर में था। तो लाहौर से एक्सपेल कर देते हैं, यानी कि बाहर कर देते हैं अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर को या तैमूर को, ठीक है, 1758 में। और उसकी जगह पे अदीना के खान बेग को पंजाब का गवर्नर बनाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? पंजाब का गवर्नर जो है वो बनाएंगे अदीना खान बेग को। किसको बनाएंगे? अदीना खान बेग को। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एकदम अच्छे से नोट करिएगा। जितना डीप हो सकता है और जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उतना आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं। अदीना खान बेग, अदीना खान बेग जो हैं इनको पंजाब का गवर्नर बनाते हैं। और उसके बाद में इसके बाद बनते हैं साबाजी सिंधिया। इनके बाद में पंजाब के गवर्नर बनेंगे साबाजी या सबाजी सिंधिया। तो ये पूरी स्टोरी है। 1752 में मुगल्स के साथ में एग्रीमेंट करते हैं मराठा, ठीक है, कि जो पेशवा है वो मुगलों की आंतरिक और बाह्य खतरों से रक्षा करेंगे और उसके बदले में उनको पश्चिमोत्तर प्रांत का पे चौथ वसूलने का और आगरा और अजमेर का पूर्ण रेवेन्यू पे अधिकार मिल जाता है, पूर्ण राजस्व पे अधिकार मिल जाता है। फिर 1758 में रघुनाथ राव जो है वो पंजाब जाते हैं और तिमूर, लाहौर में जो तिमूर है जो कि आपका अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, उसको गद्दी से उतार के भगा देते हैं और उसकी जगह बनाते हैं अदीना खान बेग को पंजाब का गवर्नर। और अदीना खान बेग की डेथ के बाद में अगले आपके पंजाब के गवर्नर बनते हैं सबाजी सिंधिया। तो यहाँ तक ये पूरा पॉइंट हो गया। फिर द रिमूवल ऑफ प्रिंस अहमद बिकेम एन इमीडिएट कॉज फॉर द बैटल ऑफ पानीपत। तो जो यहाँ पे इन्होंने 1758 में तिमूर को भगा दिया था, यही आपका बैटल ऑफ पानीपत जो तीसरा होता है उसका मेन कॉज बनता है। अब इस वॉर में अगर हम देखें तो दो पार्टीज निकल के आती हैं। एक तो आपका हो गया अहमद शाह अब्दाली और दूसरा हो गया मराठा, ठीक है। तो ये मुख्यतः ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और अगर हम इसकी डेट एग्जैक्ट देखें तो ये है 14 जनवरी 1761, 14 जन 1761 में ये युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। और इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब्दाली को सपोर्ट कर रहे हैं नाजिबुद्दौला रोहिलखंड एंड सुजाउद्दौला ऑफ अवध। अहमद शाह अब्दाली के अगर हम सपोर्टर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके नाजिबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड, नाजिबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड। और अवध के नवाब हैं आपके सुजाउद्दौला, अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला। अवध के नवाब आपके हैं सुजाउद्दौला। तो ये आपको सपोर्ट कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली को। और अगर हम बात करें मराठा के सपोर्टर की तो मराठा को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर कहीं हम देखें तो एक छोटा सा नाम आता है सूरजमल का, जो कि ओपनली सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे लेकिन हाँ थोड़ा सा असिस्टेंस दिया था, मतलब कि थोड़ा सा सहयोग उन्होंने दिया था सूरजमल ने। तो ये आपका हो गया पूरा इसके बारे में। और इस युद्ध में जो मराठा कैंप के हेड थे वो थे विश्वास राव। मराठा कैंप के हेड की अगर हम बात करें उस समय तो ये थे विश्वास राव। विश्वास राव वाज द हेड ऑफ मराठा कैंप, जो कि बालाजी जो बालाजी बाजीराव हैं उनके बेटे हैं। विश्वास राव आपके बालाजी बाजीराव के बेटे हैं। और जो मेन अथॉरिटी थी, ठीक है, ये नॉमिनल हेड थे और मेन अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो मेन अथॉरिटी थी सदाशिव राव के पास में। किसके पास थी? सदाशिव राव के पास में। देखिए चीज़ें कई सारी घूम फिर के हैं, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नोट नहीं किया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसको आपको ध्यान से पूरा देखना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को बुरी तरीके से पराजित कर देगा, मराठाओं को बुरी तरीके से पराजित कर देगा। और 1761 में जब यहाँ पे ये पराजित होते हैं तो उस बालाजी बाजीराव को जैसे ही खबर मिलती है इतनी बुरी हार की, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद में अगले आपके बनते हैं माधव राव, जो है वो आपके अगले पेशवा बनेंगे, ठीक है। So in the third battle of Panipat, if we go for the reasons, so in 1752, Mughals and Marathas signed an agreement. In this agreement, Peshwa of Maratha ensures Mughals that he will protect the Mughal Empire from external and internal threats, and in return, Marathas get the right to obtain the chauth tax from northwest province and the whole revenue from Agra, and rights on the whole revenue of Agra and Ajmer. After that, in 1758, Raghunath Rao crossed Punjab and removed Timur in Lahore from the seat. Who was Timur? Timur was the son of Ahmad Shah Abdali. In 1758, Raghunath Rao removed Timur, and after that he makes the Adina Khan Beg the governor of Punjab. At that time, the ruler of Punjab was Taimur, who was son of Ahmad Shah Abdali, and Raghunath Rao removed Taimur from the throne and make the Adina Khan Beg the governor of Punjab. And after the death of Adina Khan Beg, Sabaji Sindhia became the governor of Punjab. The removal of Taimur, Ahmad Taimur, was the immediate cause of Third Battle of Panipat. There were two parties in Third Battle of Panipat. One is Ahmad Shah Abdali and second was Maratha. The war was fought on 14th January 1761. 14th January 1761. In this war, Nazibud-Dawla of Rohilkhand and Sujaud-Dawla of Awadh supported Ahmad Shah Abdali. Marathas could not get the support of local rulers, but a ruler named Surajmal, who was not actually supporting him, but he assisted them at some point. Then his name was Surajmal, and in Maratha camp the nominal head was Vishwas Rao and the main authority was in the hand of Sadasiv Rao. And in this battle, Maratha defeated by Ahmad Shah Abdali, and when the Peshwa Balaji Bajirao got the news that about this defeat, he got an heart arrest and died. So due to the heart attack, he died after the Battle of Panipat. So that's all for the Peshwa Balaji Bajirao. Next we will discuss Madhav Rao. The next Peshwa in this lecture is Madhav Rao. तो अगर हम माधव राव की बात करते हैं तो अब चूंकि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठा एम्पायर हार गया, चीज़ें काफ़ी सारी हो गई, तो अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, मराठा जो माधव राव हैं वो अपने मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नाना फडणवीस, इनके मिनिस्टर हैं माधव राव के नाना फडणवीस। नाना फडणवीस मिनिस्टर ऑफ माधव राव, इनकी हेल्प से ये फिर से अपने मराठा एम्पायर का जीर्णोद्धार करते हैं, ठीक है। मराठा एम्पायर का पुनरुत्थान जो है यहाँ पे वो करने का प्रयास करते हैं। In 1717 he reinstalled the Mughal Emperor Shah Alam II in Delhi. Reinstalled Shah Alam II in Delhi.
reinstalled Shah Alam II in Delhi. So these are the two main point for the माधव राव. तो अगले आपके पेशवा माधव राव हैं जो अपने मंत्री नाना फडणवीस की मदद से मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान करते हैं और वो मुगल एम्परर जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय उनको वापस से दिल्ली में गद्दी पे बैठाते. जब हम अभी मुगलों का बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि शाह आलम द्वितीय को जब अंग्रेज इलाहाबाद भेज देते हैं, एक संधि थी, ज़रा वो संधि का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं. तो एक संधि के तहत इनको इलाहाबाद भेज देते हैं. अब अगर नाम से भी आपको नहीं याद आ रहा है तो हम बता ही दे रहे, इलाहाबाद की संधि थी जहाँ तक मुझे याद है. नहीं तो अगर हम गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सही उत्तर क्या है. किस संधि के तहत उनको सीट से हटा के इलाहाबाद भेज दिया था. तो शाह आलम सेकंड को दोबारा से गद्दी पे बैठाया था माधव राव ने. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से वापस दिल्ली की गद्दी पे किसने बैठाया था, तो आपके माधव राव ने बैठाया था. So these were the two main points. After that we will discuss the Narayan Rao. Narayan Rao is the next Peshwa of Maratha. So he was disposed by Raghunath Rao. He was disposed by Raghunath Rao, his uncle. तो देखिए नारायण राव के अंकल हैं रघुनाथ राव. ठीक है, रघुनाथ राव कौन है? नारायण राव के अंकल हैं. और रघुनाथ राव क्या करते हैं, इसको हटा के और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं. ठीक, और उसको मार देते हैं. सो द ओनली वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पेशवा नारायण राव दैट ही वॉज डिस्पोज्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव. दैट्स ऑल फॉर नारायण राव. So the next Peshwa is Raghunath Rao. So he was disposed by Nana Fadnavis and other 11 administrator. Bar Bhai, also known as Bar Bhai conspiracy. So here is some important point. Please note it down. It is about Bar Bhai conspiracy. What we will say it? Related to Raghunath Rao, Bar Bhai कॉन्स्पिरेसी. बार भाई षड्यंत्र बहुत फेमस है मराठा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो. बार भाई कॉन्स्पिरेसी, बार भाई जो षड्यंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो आपको 3 नाम याद रखने हैं. पहला है नाना फडणवीस का नाम. ठीक है, जो वो मंत्री थे, हमने थोड़ी देर पहले देखा था. नाना फडणवीस जो है वो मंत्री थे किसके? माधव राव के. तो नाना फडणवीस और उसके अलावा महदजी शिंदे और इसके अलावा एक और नाम इम्पॉर्टेंट है तुकोजी राव होलकर. तुकोजी राव होलकर और भी प्लस 8 एडमिनिस्ट्रेटर्स, सॉरी 9 एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक होती है बार भाई षड्यंत्र. अब देखिए चूंकि इन्होंने पूर्व पेशवा को मार के गद्दी पे बैठे तो जाहिर सी बात है सबके ये मनपसंद नहीं रहेंगे. तो इनके खिलाफ एक षड्यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं बार भाई षड्यंत्र. इसमें कुल 12 लोग होते हैं. बार भाई यानी आप समझ सकते हैं 12 लोग. तो 12 लोग मिलकर इनको गद्दी से हटा देते हैं. ठीक है, अब ये इन 12 लोगों में 3 नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. पहला है नाना फडणवीस जो कि माधव राव के समय मंत्री थे, आपने पढ़ा था. इसके बाद में अगले थे महदजी शिंदे इन बार भाई में, और अगला नाम है तुकोजी राव होलकर. ये आपके 3 नाम याद रखने. इसके अलावा 9 और भी प्रशासक वहाँ के मौजूद थे इस कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में. यही एकमात्र पॉइंट यहाँ पे याद करने वाला है. सो in Peshwa Raghunath Rao, the only one point is important, that is known as Bar Bhai conspiracy, and it is very important in Maratha history. Very, very, very important in Maratha history.
you have to remember this point, that the Bar Bhai conspiracy was against Raghunath Rao just because he killed previous Peshwa Narayan Rao. That's why there were 12 administrators who dethroned the Raghunath Rao, who deposed the Raghunath Rao. In Bar Bhai conspiracy, there were 12 administrators. In these 12 administrators, you have to remember the three major important names. The first name is Nana Fadnavis, second name is Mahadji Shinde, and third name is Tukoji Rao Holkar. These three administrators plus 9 others, they all 9 were also the administrator at that time. So these 12 administrators created a conspiracy against Raghunath Rao to dethrone him, to depose him, and this conspiracy known as Bar Bhai. Bar, it means in English 12 is known in Hindi is Bara, so that Bara is related to Bar Bhai. So there were 12 members, that's why its name was Bar Bhai conspiracy. After that we will see Savai Madhav Rao, Peshwa Savai Madhav Rao. If we discuss about Peshwa Savai Madhav Rao, he ruled from 1774 to 1795. In his reign, first Anglo-Maratha War. First Anglo-Maratha War was fought. सवाई माधव राव के समय में पहला जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध होता है। किसके समय में होता है, याद रखिए, सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। सवाई माधव राव के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है, मराठा एम्पायर का हो जाता है डिवीज़न। मराठा एम्पायर का हो जाता है इनके टाइम में डिवीज़न। तो इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग होसी भोग ऐसे शॉर्ट में याद रखते थे अपने टाइम में। तो होसी भोग क्या है, देखिए, हो मतलब होलकर, ठीक है, सी मतलब सिंधिया, भो मतलब भोसले, और गा मतलब गायकवाड़। ठीक है, होसी भोग, होसी भोग। होलकर वर ऑफ इंदौर, सिंधिया वर फ्रॉम ग्वालियर, गायकवाड़ फ्रॉम बड़ौदा, एंड भोसले वर फ्रॉम नागपुर। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है सवाई माधवराव के समय में, और सवाई माधवराव के समय में ही जो आपके मराठा हैं उनमें विघटन हो जाता है, और 4 उनकी शाखाएं हैं बनती हैं, एक होलकर, सिंधिया, भोसले और गायकवाड़। होलकर हैं आपके इंदौर से, सिंधिया हैं ग्वालियर से, भोसले हैं नागपुर से, और गायकवाड़ हैं आपके बड़ौदा से। वैसे तो मैं शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं रखता याद करने के लिए, बट कभी कभी शॉर्टकट्स में याद करना अच्छा था, लेकिन कभी कभी, सब चीज़ों का नहीं। यहाँ पे एक शॉर्टकट बहुत अच्छा है, होसी भोग इगनाब, होसी भोग इगनाब, याद रखिएगा। हो सी भोग इगनाब। तो देखिए, होसी भोग इगनाब, होसी भोग इगनाब। तो हो से हो गया होलकर, ई से इंदौर, सी से सिंधिया, गा से ग्वालियर, भो से भोसले, ना से नागपुर, गा से गायकवाड़, और बा से बड़ौदा। तो ये आपका मेजर पॉइंट हो गया। और इसने 1795 में सुसाइड कर लिया, 1795 में सुसाइड कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा पेशवा जिसने खुदकुशी की थी, जिसने आत्महत्या की थी, तो वो कौन थे, तो वो थे सवाई माधवराव। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले आपके आते हैं पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठीक है,
So after Raghunath Rao, next Peshwa is Savai Madhavrao, and the first Anglo-Maratha war was fought in the reign of Savai Madhavrao. In the reign of Savai Madhavrao, a most important incident happened in the Maratha history, that the division of Maratha Empire, and the division of Maratha Empire was in four branches. The first branch is Holkar of Indore, second branch is Sindhia of Gwalior, third branch is Bhosle of Nagpur, and fourth branch is Gaikwad of Baroda. If you want to remember this division, you can use a shortcut. The shortcut is Ho Si Bhog Ignab. Ho Si Bhog Ignab. Ho Si Bhog, it means Ho that stands for Holkar, Si stands for Sindhia, Bho stands for Bhosle, Ga stands for Gaikwad, and E stands for Indore, Ga stands for Gwalior, Na stands for Nagpur, and Ba stands for Baroda. And in 1795, Savai Madhavrao committed suicide. So that's all from Savai Madhavrao. If we see Peshwa Baji Rao II, who ruled from 1795 to 1818, so there are two major war, that Second Anglo-Maratha War and Third Anglo-Maratha War. It was in 1803 to 1805, and Third Anglo-Maratha War 1817 to 1818. 1817 to 1818. In First Anglo-Maratha War, when we were discussing about Savai Madhavrao, the Maratha won the battle. Maratha won in the First Anglo-Maratha War, but in Second and Third Anglo-Maratha War, which was fought in the reign of Baji Rao II, First Anglo-Maratha War was fought in 1803 to 1805, and Third Anglo-Maratha War was fought between 1817 to 1818. In both of these Anglo-Maratha wars, Maratha were defeated by Britishers. Maratha were defeated by Britishers, and after the third Anglo-Maratha War, the seat of Peshwa was extinguished. The seat of Peshwa was extinguished. So you will see that Peshwa Baji Rao II was the last Peshwa of Maratha history. So that's all from all the Peshwa, and where we were discussing about the third battle of Panipat. So I want to ask a question, that what were the significance of third battle of Panipat? तो हम यहाँ पे आपके सारे पेशवा के बारे में आपने पढ़ लिया. जब तक मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आप में से कुछ लोग लेक्चर को पॉज करें और ज़रा मुझे बताएं क्या उसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, मतलब क्या फ़ायदा नुकसान हुआ बैटल ऑफ पानीपत का. ठीक है, तो जब हम बैटल ऑफ पानीपत के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बैटल ऑफ पानीपत के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये किसके किसके बीच में था. मराठा थे, और दूसरी पार्टी आपकी थी अहमद शाह अब्दाली की, ठीक है, यानी अफ़गान की. तो मराठा और अफ़गान, इन दोनों को कोई फ़ायदा, इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं होता है. द रियल बेनिफिशरीज ये हो जाएंगे ब्रिटिश. कौन हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएंगे यहाँ पे. और दिस बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठा इम्पीरियलिज्म विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिश टू एक्सपेंड द कंसोलिडेट दियर पावर टुवर्ड्स इंटायर इंडिया. सो इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस, अगर हम इसके देखें कि इससे क्या प्रभाव क्या पड़ा, इस तीसरे पानीपत के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा हमारे भारतीय इतिहास में, तो हम ये देखेंगे कि जिन दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिन दो लोगों के बीच लड़ाई हुई कोई एक जीता, लेकिन फ़ायदा दोनों को नहीं, नुकसान दोनों को नहीं, फ़ायदा कोई और उठा ले गया. तो यहाँ पे बात ऐसी है कि ना तो अफ़गान यानी कि अब्दाली का जो समूह है अफ़गानियों का, उनको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, और ना ही मराठा को कोई फ़ायदा नुकसान हुआ.
यहाँ पे फायदा हुआ केवल और केवल ब्रिटिशर्स का। यहाँ पे फायदा केवल और केवल किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का। अंग्रेजों का यहाँ पे फायदा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो, अगर आप देखें ना कि अगर आपका ये देखें कि मराठा का पतन की शुरुआत अगर हम देखें, ठीक है, इफ वी सी द स्टार्टिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठाज, सो यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यहाँ से मराठा का पतन की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिशर्स को मौका मिलता है भारतीय जो राजनीति है उसमें घुसने का, इंडिया की पॉलिटिक्स में घुसने का उनको मौका मिल जाता है। अब अगर हम ये देखें कि भाई मराठा उस जो तृतीय पानीपत का युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उसमें हारते क्यों हैं? अगर उसके रीज़न की अगर हम बात करें तो पहली बात तो देखिए, अफगान जो थे उनके पास सैनिक बहुत ज़्यादा थे, सबसे पहली चीज़, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट दैट वाई मराठा डिफीटेड इन द वॉर, द फर्स्ट पॉइंट इज अब्दाली फोर्सेज आउट नंबर्ड द मराठा फोर्सेज। जो अब्दाली की सेना थी वो मराठाओं से बहुत ज़्यादा थी। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, अब्दाली फोर्सेज वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड एज कंपेयर टू मराठाज, यानी कि जो अब्दाली की सेना थी वो मराठा से कहीं ज़्यादा संगठित थी और शक्तिशाली थी, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड ऑफ मराठाज, ठीक है, जो इनकी लूटने की नीति थी, ठीक है। जो मराठा थे वो क्या करते थे, आसपास के जितने भी साम्राज्य होते थे, चाहे वो राजपूत या कोई भी, उनको लूटते रहते थे बीच बीच में। तो उनकी उस नीति को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड। उसकी वजह से भाई कोई इनका सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं था। अब आप किसी को लूट रहे हैं टाइम पे, तो कल को आप जब मार खाएंगे तो थोड़ा ना कोई जाके आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मराठा को वहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए भी हार गए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज म्यूचुअल डिसकंटेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। उनका आपसी जो मतभेद था, लड़ाई चल रही थी आपस में, जो उनके गुटबाजी चल रही थी, उसकी वजह से भी वो हारे। तो ये 4 पॉइंट थे कि जिसकी वजह से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार होती है। तो इसके साथ ही जो है अगर हम देखते हैं कि एक और पॉइंट हम इसमें कंक्लूड कर लेते हैं, जिससे आपका मराठा जो है वो पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिख और जाट के बारे में बता सकें। तो हम देखते हैं रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर। हम क्या देखेंगे? रीज़न किसके? डिक्लाइन ऑफ मराठा। तो इसमें देखिए सबसे पहला तो यही है जो हमने अभी एक नीति का नाम लिया, पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड, लूटो और धावा करने की नीति। पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड, लूटने और धावा करने की नीति। इस भाई से इनका क्या आसपास के सब जगह से धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। फिर इसके बाद दूसरा रीज़न है आपका बैटल ऑफ पानीपत। ये सब मेंस में लिखने के काम आता है आपका, स्टेट क्विज़ेस में तो ऐसे सीधे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। जो हमने इम्प्रेशन बताया, यानी कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो अब मान लिया इसको लेके कि पानीपत के तृतीय युद्ध का भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर आपको उसको लिखना हो तो जो मैंने सिग्निफिकेंस बताया उनको आप कुछ चीज़ें ऐड करके और उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करके मेंस में बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हैं। अगर जो है कहा जाए कि मुगल पतन को लेके मराठा को लेके कोई क्वेश्चन अच्छा आता है जिसमें एक पार्ट में है कि भाई उनके पतन के बारे में भी कुछ चर्चा हो रही है, तो हम जो ये पतन के उनके डिक्लाइन के कारण बता रहे हैं आप उनको बता सकते हैं। तो मेंस में राइटिंग के लिए हम ये सब आपको बता रहे हैं, ये प्री में ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहला तो हो गया पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड, दूसरा आपका हो गया बैटल ऑफ पानीपत, और तीसरा है लैक ऑफ यूनिटी एमंगस्ट मराठाज। तो तीसरा है लैक ऑफ यूनिटी, थर्ड आपका है लैक ऑफ यूनिटी। फोर्थ है डिवीजन ऑफ मराठा एम्पायर, डिवीजन ऑफ मराठा एम्पायर। और फिफ्थ आपका जो है अगर हम देखें तो वो आपका हो जाएगा एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर।
तो ये 5 आपके रीजंस थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठा. सो वी विल डिस्कस हियर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर. द फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ प्लंडर एंड रेड. द सेकेंड वन इज बैटल ऑफ पानीपत. थर्ड वन इज लैक ऑफ यूनिटी अमंगस्ट मराठाज. एंड फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ मराठा एम्पायर. And the fifth one is Anglo-Maratha War. These are the 5 reasons of decline of Maratha Empire, and you will put it down in the mains answer writing if any question related to Maratha's decline. तो मराठा के पतन के हमने 5 कारण देख लिए. पहला था आपका लूटो और धावा बोलने और लूटने की नीति, पहला. दूसरा था पानीपत का तृतीय युद्ध. तीसरा था आपका उनका जो आपसी जो मराठा थे उनका आपस में ही एकजुटता नहीं थी, वो एकजुट नहीं थे, तो एकता की कमी थी उनमें. चौथा आपका है जो मराठा साम्राज्य है उसका विघटन. जो विघटन होता है जो हमने बताया होसी भोग, होलकर, सिंधिया, और उसके बाद में गायकवाड़ के बारे में बताया, भोसले के बारे में बताया. तो जो विघटन होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे. और जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी वजह से भी मराठा जो है वो डिक्लाइन होते हैं. इसी के साथ आपका मराठा के बारे में वेल डिटेल्ड लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है. सारी चीज़ों को अगर आपने ध्यान से सुना है, नोट्स बनाए हैं, तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली. बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा. तो यार इतनी मेहनत है, एक एक पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए एटलीस्ट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और अगर ये आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. बाकी आपसे मिलते हैं हम कल, जिसमें हम आपको सिख और जाट के बारे में और जो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं आपसे बहुत जल्द.